Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in Agarwal Commerce Net classes. Students, today we will discuss the another topic of Unit 1 from Paper 1 Net JRF Research Journal Paper Teaching and Research Aptitude, right? So in the last lecture, if you remember, we have discussed the levels of teaching. In this particular lecture, we will start the another topic of teaching aptitude, which will learners characteristics. I would also like to tell here कि हम अपने कैरेक्टर्स लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के टॉपिक को 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और हमेशा इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं नेट जेआरएफ में. सो इसको 3 लेक्चर्स में जो टॉपिक कवर करेंगे वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. पहला जो लेक्चर अभी है हमारा, उसमें हम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल डिस्कस करेंगे. देन सेकेंड लेक्चर इस सीरीज़ में हम एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट लेक्चर में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो लर्नर्स के होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि डिटेल में आपकी प्रिपरेशन हो पाए और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम साथ में डिस्कस कर लें. सो हम आगे बढ़ेंगे. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. बिफोर वी गो हेड, जैसे कि आपको पता है कि हम हर लेक्चर में ये ज़रूर करते हैं, एक नया प्रैक्टिस हमने स्टार्ट करा है, होमवर्क डिस्कशन. हर लेक्चर के एंड में मैं आपको एक होमवर्क असाइनमेंट देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर के बिगिनिंग में हम पहले वो होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं. सो इन द लास्ट लेक्चर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग हैज़ द प्रॉब्लम सेंट्रिक एंड रिसर्च अप्रोच. तो स्टूडेंट्स, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए? 3 तरह के हमने लेवल्स डिस्कस किए थे: अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. सो अगर आपको याद हो तो सबसे पहला लेवल जो लोएस्ट लेवल था वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग था. देन सेकेंड लेवल जो था वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग था, और जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग था. तो इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो टॉप लेवल ऑफ टीचिंग होता है उसमें ही हम प्रॉब्लम सेंट्रिक और रिसर्च अप्रोच को डिस्कस करते हैं, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने करंट लेक्चर की तरफ. पहले हम एक कोट ज़रूर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. एवरी स्टूडेंट हैज़ द एबिलिटी टू बी अ सक्सेसफुल लर्नर. बिल्कुल ठीक बात है, इस कोट ने बिल्कुल सही इशारा किया है कि हर स्टूडेंट जो कि एक लर्नर बनना चाहता है, उस लर्निंग से वो अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को अचीव करना चाहता है, वो ज़रूर कर सकता है अगर वो चाहे तो. बिकॉज वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, राइट? आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर. सो इन जनरल क्या एक लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. और उससे पहले लर्निंग क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है. कि लर्निंग, हम बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज़ हैज़ टू बी डन टिल द एंड ऑफ लाइफ. बट क्या लर्निंग है, लर्निंग क्या होता है? इट अपीयर्स क्वाइट सिंपल टू डिफाइन द टर्म लर्निंग, वेयर we all have spent our entire life learning new things. ये बिल्कुल सही बात है. लर्निंग के लिए किसी भी एज की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, एज का कोई लिमिट नहीं होती है. एक्चुअली हम लर्निंग टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ करते रहते हैं. हम हमेशा, हर दिन, हर पल नई चीज़ें सीखते हैं. यही लर्निंग का एक नया एस्पेक्ट, एक यूनिक एस्पेक्ट होता है बच्चों. लर्निंग इज बेसिकली साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड फ्यू डेफिनेशंस ऑफर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट आर गिवन बिलो. लर्निंग जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि ये हमारे एप्टीट्यूड पर निर्भर करता है. इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि लर्निंग एप्टीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम में सीखने की इच्छा है, अगर हम सीखने की मंशा रखते हैं, तो ही हम बेटा लर्न कर सकते हैं, वरना लर्निंग कैन नॉट बी पॉसिबल. सो अब हम दूसरे साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं लर्निंग के बारे में, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, जिसमें कि आगे कहा है साइकोलॉजिस्ट ने. सबसे पहले, लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म undergoes changes as a result of experience. यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है, इसका मतलब लिविंग बीइंग की बात की गई है. केवल ह्यूमन बीइंग ही लर्न नहीं करते. अगर आप देखो तो एनिमल्स भी लर्न करते हैं. अगर हम उनको कोई चीज़ सिखाना चाहें, कोई लर्निंग देना चाहें, तो इट इज़
ऑन देयर एप्टीट्यूड कि वो इसको लर्न कर पाएँ. सो लर्निंग इज़ द प्रोसेस विच इज़ बेस्ड अपॉन द बिहेवियर ऑन एन ऑर्गेज्म, क्योंकि लर्निंग एप्टीट्यूड होना ज़रूरी है, और जिसके होने से हमारे जो अनुभव हैं जो वो हमारे बदलाव में दिखते हैं. अगर हम लर्नड हैं तो वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा. Then learning is relatively a permanent change in the capacity for performance, which is acquired through experience. जो लर्निंग है, हम लर्निंग के थ्रू जो भी सीखते हैं वो परमानेंटली हमारे अंदर चेंज ले आता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम नर्सरी लेवल बच्चे की बात करें, उसने जो ABCD या स्कूल में कैसे हमें रहना चाहिए ये सीखा, या उसने अल्फ़ाबेट, उसने नंबर्स, उसने टेबल सीखे, तो वो भूल जाने के लिए नहीं सीखे. ऐसा नहीं है कि उसने लर्निंग उसका नर्सरी क्लास हो गया और वो जब आगे बढ़ा तो वो अपने नंबर्स भूल गया, वो टेबल भूल गया. तो कोई भी लर्निंग हम भूलने के लिए नहीं करते. वो लर्निंग जो बदलाव लेकर आती है वो हमेशा के लिए हमारी परफॉर्मेंस में झलकता है. लर्निंग इज द वे थ्रू विच ह्यूमन बीइंग एक्वायर्स न्यू स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो लर्निंग है उसके दौरान जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, हम जो लोग हैं, वो हम लोग नई स्किल्स एक्वायर करते हैं, नया ज्ञान हमको मिलता है, हमारे एटीट्यूड और वैल्यू में बदलाव आता है. जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे जैसे हमारे लेवल्स ऑफ स्टडीज़ इंक्रीज़ होते हैं, आप देखो हमारा परसेप्शन चेंज होता जाता है. हमारा एटीट्यूड, हमारी वैल्यूज़ जो हैं पढ़ाई को लेकर, समाज को लेकर, लोगों को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर, वो बदलती रहती हैं. वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड होती हैं. हमारा सोच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड होता है. सो दिस इज़ द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लर्निंग. द आउटकम ऑफ लर्निंग आर द न्यू कैपेबिलिटीज़ पोजेस्ड बाय द लर्नर. और लर्निंग के क्या रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, वो हमारे अंदर नई कैपेबिलिटीज़, नई क्षमताएं क्रिएट करते हैं. यही लर्निंग का बेसिक आउटकम हमको देखने को मिलता है. ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा है, सभी लर्नर्स इसको बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं. और अगर समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि तभी आपको नए जो नोटिफिकेशंस हैं, नए लेक्चर्स हैं, उनके अपडेट टाइमली मिल पाएंगे और आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. Now we will discuss the characteristics of good learners. कि एक जो गुड लर्नर होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसमें गुण होने आवश्यक हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं. सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अ गुड लर्नर्स आर क्यूरियस. हमको कुछ जानने की क्यूरियोसिटी होती है. जो गुड लर्नर है, जो सीखना चाहता है, वो उसके अंदर एक उत्सुकता होती है कि वो नई चीज़ों को, कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, ये क्यूरियोसिटी उसके अंदर सदैव बनी रहती है. चाहे वो छोटे लेवल का स्टूडेंट हो, लर्नर हो, या वो बड़े लेवल का लर्नर हो, या फिर वो एक एडल्ट लर्नर हो, राइट. लेकिन उसके अंदर क्यूरियस होना, ये गुण होना बहुत आवश्यक है. Then creative. A learner has to be creative. That means कि आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो. आपने जो नॉलेज गेन किया, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे ने एक फॉर्मूला सीखा तो उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके अंदर हमेशा ये क्रिएटिविटी बनी रहेगी. या आपने, इफ़ यू आर आर्ट स्टूडेंट, आपने कोई स्ट्रोक सीखा, आपने कोई किसी खास कला को सीखा, तो आप उसको अप्लाई करना चाहोगे कि इसको मैं कैसे क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट. देन रेजिलेंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस. आप अडिग रहेंगे, क्योंकि चैलेंजेस आर एवरीवेयर बच्चों. लाइफ के हर चरण में चैलेंजेस होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन जो लर्नर्स होते हैं वो हमेशा अपने चुनौतियों को अडिग होकर और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई लर्नर है, उसको अब आज के सिनेरियो को देखते हुए अगर टेक्नोलॉजी को लेकर कोई बीच में बैरियर आ रहा है, तो आप उसके लिए रुकेंगे नहीं. आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि अरे भाई ये वाईफाई कैसे आएगा, आप हमारे पास स्पीड अच्छी नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ. आपने सजेस्ट किया कि भाई आप वाईफाई लगा लो, तो उससे आपका अच्छा नेटवर्क आएगा, आपके पास अच्छा फ्लो ऑफ नेट आएगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. तो आपके अंदर चैलेंजेस को फेस करने की कहीं ना कहीं क्षमता होगी, इफ़ यू आर रियली अ गुड लर्नर. देन एबल टू एम्ब्रेस
चेंजेस, कि आप जो बदलाव हैं, जो परिवर्तन आ रहा है समाज में, लोगों में, आपके चारों तरफ, आप उसको अडाप्ट करोगे। पहले अब अगर हम आज के सिनेरियो को ही देखें, आज का सिनेरियो अपने आप में बहुत सारे उदाहरण और एग्जाम्पल सेट कर रहा है बच्चों। जैसे कि आप पहले हम लोग बुक से ही पढ़ना पसंद करते थे, हम कॉपी और पेन लेकर हमेशा बैठते थे, तभी हमें लगता था कि वी आर एक्चुअली लर्निंग। बट अब मोड ऑफ लर्निंग इज़ कम्प्लीटली चेंज। अब आप स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर कहीं ना कहीं ई बुक्स और ई कंटेंट के द्वारा पढ़ाई करते हो। तो एक लर्नर कहीं रुकेगा नहीं, उसको जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके लर्निंग के प्रोसेस में, उसको वो अडाप्ट करेगा, लेकिन उससे वो कहीं भी घबराएगा नहीं। देन कोलैबोरेटिव, यू हैव टू बी कोलैबोरेट विद द चेंजेस। व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन विद यू एज अ लर्नर, आप उससे अपना पूरा सहयोग बनाए रखेंगे, आप उसके साथ कोलैबोरेटिव रहेंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके टीचर्स हों। मे बी जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज में, स्कूल में टीचर्स होते हैं, उन सब के डिफरेंट मूड्स एंड डिफरेंट पेडागॉगी पैटर्न्स होते हैं पढ़ाने के। तो एक बच्चा तो एक ही लर्नर है, वो अलग अलग टीचर्स के साथ कैसे कोलैबोरेशन बनाता है, कि एक टीचर आई, उसने अलग तरह से पढ़ाया, अलग तरह से उसका पढ़ाने का तरीका है, एक दूसरी टीचर आई, उसने ब्लैक बोर्ड के थ्रू, डायग्राम के थ्रू पढ़ाया, बट एक लर्नर हमेशा उसके साथ कोलैबोरेटिव रहता है, राइट। देन ओपन टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, जो लर्नर है वो एक ओपन साइकोलॉजी को रखता है, ताकि वो अपनी बात, अपने व्यूज़ सामने रख पाए और उनके अनुभवों को शेयर कर पाए। आपने जो भी कुछ, फॉर एग्जांपल आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, आपने कोई अपने आप को इन्हांस करने के लिए कोई वर्कशॉप ज्वाइन करी, तो उसमें आपने जो भी कुछ सीखा, आपने जो भी उसके आउटकम आपने लिए, जो भी टेक अवे आपका उस वर्कशॉप से था, वो आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। यू आर ओपन टू शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट्स, कि भाई ऐसा करने से मैंने वहाँ सीखा कि ऐसा होगा, तो यू शुड ऑल्सो अप्लाई दिस, राइट। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्नर्स की, जैसे रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स, कि आप दूसरों के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहोगे। यू हैव टू बी वेरी सबमिसिव विद द पीपल हु आर अराउंड यू, हु आर इन योर सराउंडिंग्स, क्योंकि यू आर फुली डेडिकेटेड टू लर्निंग ओनली। अब अगर मे बी जो सोर्स ऑफ लर्निंग है, कई बार वो अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड, अकॉर्डिंग टू योर नेचर होती है, कई बार नहीं होती है। जैसे हम कॉलेज में ही, अगर मैं भी अपना टाइम या अपना यूनिवर्सिटी का टाइम, कॉलेज का टाइम याद करूं, आप भी कॉलेज जाते हैं, आप भी देखते हैं कि उसमें हर प्रोफेसर का अपना एक तरीका होता है, अपने एक तरीके से ही वो पढ़ाना पसंद करता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी रिस्पेक्ट पे, कि आप हमेशा यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल विद द पीपल। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनका जो तरीका है लर्निंग करने का, आपके साथ जो आपके लर्निंग मेट्स हैं, उनके साथ भी आप रिस्पेक्टफुल हैं, रिस्पेक्टफुल ऑफ द एनवायरनमेंट। जो भी इन्वायरमेंट है आपके चारों तरफ, उसके साथ भी आप बहुत सबमिसिव और रिस्पेक्टफुल रहोगे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, मैं बार बार स्टूडेंट्स ये बात कर रही हूँ बिकॉज ये आपको ईजिली कनेक्ट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये जो करंट सिनेरियो है, ये जो कोरोना काल है, इसमें हम सभी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हैं, इम्पैक्टफुल हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ें इसके दौरान सीखने को भी मिली, और देखा जाए तो हमें अवसर और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें इसी दौरान मिली, जो हमें अडाप्ट करनी चाहिए, रादर कि हम क्रिटिसाइज़ करें और ये सोचें कि ये क्या हो गया। सो दिस इज़ द थिंग। एंड इसी से जुड़ता हुआ नेक्स्ट पॉइंट भी है ऑप्टिमिस्टिक, कि आप हमेशा आशावादी रहिए, निराश नहीं होइए, क्योंकि जो भी होता है, जो भी आप मे बी लर्निंग के प्रोसेस में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मे बी आपको कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, तो आपको उनको तोड़ के, हरा के आगे बढ़ना है। यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि दिस इज़ ट्रू स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। ये केवल फैक्ट नहीं है, ये सृष्टि का नियम है कि अगर देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ सोल्यूशन। द ओनली थिंग वी हैव टू फाइंड इट। अगर हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारे एफर्ट्स में कोई कमी है, हमारे प्रयत्नों में कोई कमी है। सो हमें अपने रादर कि हम बहुत ही पैसिमिस्ट हो जाएं, निराश हो जाएं, और हम अपना काम करना, अपने एफर्ट्स करना छोड़ दें, उसके बजाय हमको अपने प्रयत्नों को रिकंसिडर करना चाहिए कि हम कहाँ चूक रहे हैं और सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा।
देन नर्चरिंग, वॉट एवर यू आर गेटिंग लर्नड, आपको जो आप लर्न कर चुके हो उसको आपको नर्चर करना है, उसको संभालना है, उसको टेक केयर करना है और उसका उपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। न केवल अपने आप को आगे बढ़ाना है बल्कि अपने सराउंडिंग्स, अपनी सोसाइटी, अपना समाज, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, उन सबको भी आगे बढ़ने का मौका देना है। सो ये एक अच्छे और सही और जो आइडियल लर्नर होता है उसकी निशानी होती है बेटा। देन चैलेंज सीकिंग, जो लर्नर है वो हमेशा उलझता रहे, उसको नए चैलेंजेस हमेशा अच्छे लगते हैं कि क्या व्हाट इज़ न्यू नाउ, अब क्या नया, कि अगर अभी तक हम मोबाइल से पढ़ रहे थे, अब हम लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, अब हमको ऑनलाइन क्लासेस मिल रहे हैं, अब हमको हमारे कॉलेज में भी टीचर हमको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, अब हम पहले अभी तक हमको PDF फॉर्म में केवल ग्रुप में नोट्स आ जाते थे, अब हमको गूगल क्लासरूम में जाकर नोट्स अपलोडेड हो रहे हैं, तो अब वो कैसे करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करना है। सो एक नया लर्नर हमेशा सीखने का मौका ढूंढता है कि क्या नया मेरे को सोर्स मिले और मैं नया सीखूं, राइट। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। देन एंगेज्ड एंड इंथ्यूजियास्टिक, एक लर्नर को कोई सेटअप नहीं चाहिए लर्निंग के लिए कि वो एक कॉलेज में जाएगा तभी सीखेगा, वो एक वर्कशॉप को अटेंड करेगा तभी उसको ये लर्निंग होगी। वो हमेशा अपने आप को लर्निंग में एंगेज रखेगा। आप अगर रोड पर जा भी रहे हैं, सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रास्ते में भी अगर आपको किसी से आपने बात करी, किसी के साथ आपने इंटरैक्ट करा, कम्युनिकेट करा एंड यू हैव गॉट सम न्यू नॉलेज, आपको नया लर्निंग मिल गया। सपोज आप मेट्रो में जा रहे हैं और आपके साथ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के सफ़र के दौरान आपके साथ जो बैठा था ट्रैवलर, वो टैब पे काम कर रहा था और एक नया गूगल ऐप को ट्राई कर रहा था, तो आपने उसके साथ बैठ के उससे ये सीख लिया कि ये गूगल ऐप को कैसे हमें करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या यूसेज हैं, तो आपने फ़ौरन मौका पाकर उसको सीख लिया। सो दिस इज़ अ फीचर ऑफ अ लर्नर कि आपको मौके की ज़रूरत नहीं, आपको किसी अवसर की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने मौके तलाश लोगे। देन इंथ्यूजियास्टिक, यू हैव टू बी, हमेशा उत्साहित रहता है लर्नर कि उसको अभी नया सीख लिया, आप खुश हो जाओगे और अगले ही पल कुछ नया सीखने की सर्च में, तलाश में लग जाओगे। सो दिस काइंड ऑफ इंथ्यूजियाज्म अ लर्नर शुड possess, राइट। Then next है future oriented with a global perspective. Students today the globalization is there. Nothing is restricted with the geographical boundaries. This is true. आज आप किसी भी सीमा या किसी भी देश के मोहताज नहीं हैं कि आपके पास अगर ये वीज़ा या आपके पास पासपोर्ट होगा तो ही आप वहाँ जाएंगे, आप उस कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे और आप वहाँ पर कोई कोर्स को क्वालिफाई करेंगे। आज अगर आप देखो तो गूगल पर, आपको नेटवर्क पर, आपको इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब कि जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं और आपको घर बैठे बैठे ही आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आपकी जो अप्रोच है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए। आपकी जो सोच का दायरा है वो बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए कि what is going to become in the future, और उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी लर्निंग को एक दिशा देंगे, एक डायरेक्शन देंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर स्टूडेंट्स, जो कि एक लर्नर को, एक ट्रू लर्नर को इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रखना और इनको मेंटेन करना अनिवार्य है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगेन मैं कहूँगी अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स की जानकारी जल्द से जल्द मिल पाए। सो स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। जैसे कि हम हर अपने लेक्चर में ये एक नया मुहिम हमने छेड़ा है जिसमें कि बच्चों की प्रैक्टिस कंटेंट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उनका MCQ प्रैक्टिस भी होता रहे, इसी मोटिव से ये हमने एक सीक्वेंस तैयार किया है। सो उस सीरीज़ में एक क्वेश्चन आपका आया है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ये बच्चों PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है, जुलाई 2018 में आया है ये क्वेश्चन, जिसमें कि इस क्वेश्चन के लिए हमको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हमको उनके कॉम्बिनेशन के ऑप्शन को ऑप्ट करना है।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड. नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. Concern of all teaching is to ensure some kinds of transformation in students. Yes, all good teaching is formal in nature. A teacher is a senior person. Teaching is a social act, whereas learning is a personal act. इनमें से किनको आप सही कहते हैं? कौन कौन से स्टेटमेंट आपको लगता है बेटा सही है? सबसे पहला, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू है ये, बिकॉज जो टीचिंग है और जो लर्निंग है ये दोनों हैंड इन हैंड साथ में चलते हैं. अगर ये साथ में नहीं होंगे, ओनली वन थिंग इज गोइंग ऑन, तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ट्रेनिंग. सो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इसके बारे में आप ये सही है या नहीं? देखिए, टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों में डिफरेंस है. टीचिंग इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, ट्रेनिंग इज़ कंपैरेटिवली अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. Concern of all teaching is to ensure some kinds of transformation in students. ये बिल्कुल ठीक बात है. टीचिंग का जो मोटिव होता है वो ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स में कुछ बदलाव लेकर आएँ, उनका कुछ बिहेवियरल चेंजेस हों उनमें, और एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो अश्योरेंस है वो टीचिंग में ज़रूरी है. सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन. ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर. नो, टीचिंग किसी भी जगह या किसी भी मौके की मोहताज नहीं होती है. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. और टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. टीचिंग का उम्र से कोई भी नाता नहीं है. देन टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वेयर इज लर्निंग इज़ अ पर्सनल. ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टीचिंग आप जब करते हैं तो आप बच्चों के साथ करते हैं हु आर सोशली, दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी. और जो लर्निंग है वो इंडिविजुअल लर्निंग होती है. सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. तो इस तरह से हम देखें तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, और स्टेटमेंट एफ इज़ करेक्ट. तो उस हिसाब से ऑप्शन 3 ACF इज द करेक्ट आंसर. बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी इज इफेक्टेड द मोस्ट बाय. ऑप्शन ए, डिसिप्लिन एट इंस्टीट्यूट. ऑप्शन बी, इमोशनल क्लाइमेट एट होम. ऑप्शन सी, इनहेरिटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ऑप्शन डी, सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर एंड एल्डर्स. जो स्टूडेंट की पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा प्रभावित होता है? डिसिप्लिन अगर इंस्टीट्यूट में है तो उससे आप स्टूडेंट की पर्सनालिटी के डेवलप को श्योर नहीं कर सकते हो. देन इनहेरिटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देन सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर्स एंड एल्डर्स, ये भी ठीक नहीं है, इसका कोई प्रभाव स्टूडेंट के डेवलपमेंट पर, उसकी पर्सनालिटी पर नहीं पड़ेगा. द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू बी इफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट पर्सनालिटी इज इमोशनल क्लाइमेट एट होम. अ स्टूडेंट हैज़ टू बी इमोशनली सिक्योर्ड एट होम, बिकॉज वो अपने टाइम का 3/4 टाइम अपने घर में बिताता है. अगर वहाँ पर उसको इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल क्लाइमेट मिलेगा तो डेफिनेटली द स्टूडेंट इज गोइंग टू हैव द मोर रिजल्ट्स एंड देयर इज अश्योरेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी. ये स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लो लर्नर. अच्छा, यहाँ पर हम स्लो लर्नर की बात कर रहे हैं, वो लर्नर जो थोड़ा धीमी गति से सीखता है. तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, लिमिटेड वोकैबुलरी. ऑप्शन बी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. ऑप्शन सी, लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट. एंड ऑप्शन डी, शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन. यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, एक गलती आप बार बार एग्जाम में भी करते हैं कि हम नॉट को ध्यान में नहीं रखते हैं. नॉट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, जिससे कि आपका ऑप्शन ही बदल जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. हमें स्लो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक को टिक नहीं करना, बल्कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है
उसको टिक करना है, वो आंसर हमें बताना है. सो लिमिटेड वोकेबलरी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लो लर्नर. जो लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, अगर लर्नर का इंटरेस्ट ही नहीं है तो भी आप उसको लर्नर को कुछ नहीं सिखा सकते. या शॉर्ट स्पैन, अगर अटेंटिव नहीं है लर्नर तो भी जो लर्नर है वो स्लो लर्नर ही रहेगा, उसकी लर्निंग कभी भी स्पीड अप नहीं हो पाएगी. सो दैट मीन्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि स्लो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं है. सो इसी के साथ हमारा MCQ प्रैक्टिस का ये सीक्वेंस खत्म होता है. नाउ वी विल डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपको डिस्कस करना है अपने घर में, उसका आंसर को सोचना है. और नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम इस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक. होमवर्क क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट acceptable preposition in respect of teaching learning relationships. आपको सही कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ऑप्शंस हैं, when student fail in the test, it is the teacher who fails. Statement 2, every teaching must aim at ensuring learning. Option 3, statement 3, there can be teaching without learning taking place. Statement 4, there can be no learning without teaching. Statement 5, a teacher teaches but learns also. So इन पांचों में से कौन सी सही स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है कोड में, वो आपको टिक करना है एज अ ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे. लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कहना है, आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. और आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अगर आपको ये समझ में आया है, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. देन ओनली यू विल गेट द न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस चैनल. सो स्टूडेंट्स, आप सभी घर पर सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए. और इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं. गुड बाय एंड टेक केयर.